अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। मैंने आपको पहले लेक्चर में अपने में बता चुकी हूँ कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में कि किस किस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। उसमें मैंने बताया था पहला मेथड फैक्टराइजेशन का। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी होंगी या हम पहले बनाएंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, पहले आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड को जानते हो, जो जिनको नहीं समझ वो आज सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट है x² - x - 20 = 0। ठीक है, हमने सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब वेरिएबल का आंसर देना है। जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें जो अननाउन मतलब जो वेरिएबल है उसका आंसर देना है। किस मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन से। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1। ठीक है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन x² - x - 20 = 0। यहाँ देखें हमारे पास, पहले हम देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखें ये इक्वालिटी का साइन इक्वेशन है, इक्वालिटी में बाद ज़ीरो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इक्वेशन इक्वल का साइन बताता है कि ये इक्वेशन है। इक्वालिटी के बाद अगर ज़ीरो हो तो वो बताता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और फिर देख लेते हैं क्या अरेंज है, सीक्वेंस से है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले स्क्वायर, ठीक है, फिर लीनियर मतलब सबसे पहले वेरिएबल, इस पूरी इक्वेशन में x वेरिएबल है और उसकी जो पावर 2 है वो बता रहा है ये स्क्वायर, इसकी पावर 1 मतलब लीनियर। और यहाँ इस टर्म के साथ हमारे पास वेरिएबल मौजूद ही नहीं है तो ये बता रहा है कि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म होती है, ठीक है, फैक्टराइजेशन में ये जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास +1 है और ये टर्म है -20। ये और ये स्क्वायर वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी, प्लस माइनस -20 और साथ x² आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस बता रहा है ये कैसे आई है ये टर्म, इसको और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके। ठीक हो गया, तो हमने मल्टीप्लाई करके ही देखना है कि माइनस कैसे आता है। माइनस कैसे आ सकता है, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं ना। तो प्लस माइनस माइनस हो या फिर माइनस प्लस माइनस हो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस माइनस ही ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या करना है, फर्स्ट टर्म को तो लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये सेकंड टर्म का क्या होगा, जो सेंटर वाली है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, इसको दो टर्म्स में तोड़ेंगे, इसको तोड़कर दो वैल्यूज लिखेंगे। वो जो दो वैल्यूज होंगी वो कौन सी होंगी, ठीक है, और उनका साइन क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे। ये साइन यहाँ पे प्लस माइनस तो हमने चूज कर लिया कि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक और बात, हमने जब ये सेंटर वाली को तोड़ना है और उसकी एक वैल्यू से दो वैल्यूज बनानी है, वो दो वैल्यूज ऐसी होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई होके ये बनाएगी और प्लस माइनस होके वो खुद बन जाएगी। ठीक है, ऐसे वाली हमने वो टर्म्स लेनी है। तो पहले साइन देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस कैसे आता है, प्लस माइनस माइनस से। अब हमने बताना है कि यहाँ पे ये जो सेंटर वाली का साइन क्या है, वो है माइनस। माइनस मतलब जो हमारी हम वैल्यू तोड़ेंगे ना, दो वैल्यूज आएंगी, उसमें से जो बिग वैल्यू होगी उसके साथ माइनस लगाएंगे और जो स्मॉल वैल्यू होगी उसके साथ प्लस लगाएंगे। अब बिग और स्मॉल वैल्यू होगी कौन सी, 20 है, 20 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 10 are 20, 2 5 are 10, 5 1 are 5। तो हमारे पास क्या आ गया है, 2 2 are 4 और 5 हमारे पास आया 4 5। हम ब्रेक किसको कर रहे हैं, सेंटर वाली को। सेंटर वाली के साथ क्या है, x, तो इसके साथ भी x आ जाएगा, इसके साथ भी x आ जाएगा। यानी कि अब हम इन दोनों में से देखें बड़ी कौन सी है, 5, उसके साथ क्या आएगा माइनस। छोटी कौन सी है, 4x, उसके साथ क्या आएगा प्लस। अब ये देखें, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई होके ये बनना चाहिए और ये प्लस माइनस होके ये सेंटर वाली टर्म खुद बननी चाहिए। ठीक है, अब ये देखें ये दो टर्म्स बनी है, प्लस माइनस माइनस, 5 4 are 20,
एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करके इसने ये बना दिया। अब हम देख लेते हैं क्या ये आपस में प्लस माइनस होके ये बनाती है सेंटर वाली टर्म या नहीं। प्लस माइनस 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 हो गया, 5 में से 4 गए 1 एक्स, यहाँ एक्स के साथ 1 मौजूद है साइन ग्रेटर वैल्यू का। मल्टीप्लाई में सिर्फ इतना ही देखा जाता है, मल्टीप्लाई में सिर्फ देखा जाता है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। मल्टीप्लाई में सिर्फ ये देखा जाता है, लेकिन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब साइन ग्रेटर वैल्यू का देखा जाता है। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है 5, उसके साथ आ गया माइनस, तो हमें यही तो चाहिए था। ठीक है, देखिए हमने इसको कर लिया, यही चीज फैक्टराइजेशन है। अब हमारे पास क्या बना है एक्स स्क्वायर, पहली टर्म ऐसे की ऐसे ही रहेगी, ठीक है, और ये सेंटर वाली को तोड़ा है इन दो टर्म्स में, तो इसमें से जो सी मर्जी पहले लिख ले, चाहे +4x पहले लिख ले चाहे -4x पहले लिख ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले -5x + 4x, ये सेंटर वाली को तोड़ के ये दो टर्म्स बना ली जो अभी आपको सिखाया, -20 ऐसे ही रहेगा इक्वल 0, ठीक है। तो हम इसे ऐसे राइट कर लेंगे। अब ये देखिए फर्स्ट दो टर्म्स जो है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये है एक्स स्क्वायर -5x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है x, तो जो छोटी टर्म होती है वो कॉमन हो जाती होती है। कोफिशिएंट देख ले पहले, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोफिशिएंट में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर वेरिएबल में से छोटा x है तो x कॉमन हो जाएगा। इसमें से एक x बाहर चला गया तो एक x यहाँ रह गया, माइनस ये वाला x बाहर चला गया तो रह गया 5, ठीक है। अब लास्ट दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे प्लस है, जो साइन यहाँ होगा वो कॉमन कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस बाहर आ जाएगा, और प्लस बाहर आया है तो अंदर के साइन कभी चेंज नहीं होंगे, मतलब ये साइन माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखें कोफिशिएंट, ये 4 है ये 20 है, इन दोनों में से कॉमन क्या है 4 और 20, किस टेबल में आते हैं दोनों, इस 4 के टेबल में ये दोनों आ जाते हैं, तो यही इसमें कॉमन है। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, इसलिए यहाँ पे 4 कॉमन है। और अगर देखा जाए वेरिएबल, यहाँ पर x है, यहाँ पे वेरिएबल कोई भी नहीं है तो वो कॉमन नहीं है, ठीक है। 4 बाहर चला गया तो ये x रह गया, मैंने बताया था बाहर प्लस लिखा है तो साइन चेंज नहीं होगा। 4 का टेबल पढ़े तो कहाँ पे जाके 20 आता है 5 पे जाके, 4 5 20 = 0। अब ये देखिए ये ब्रैकेट में जो बना है यहाँ पे x-5 x-5 ब्रैकेट बिल्कुल सेम है। अगर हमारी ब्रैकेट सेम है तभी हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होगी, अगर ब्रैकेट सेम नहीं है, ब्रैकेट में वैल्यूज, ब्रैकेट का ये साइन, सब चीज़ सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगी तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ब्रैकेट सेम बन गई है तो इस ब्रैकेट को एक बार राइट कर लेंगे, ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको भी इकट्ठा कर लेंगे इक्वल 0। अब मैंने आपको स्टार्ट पे ही बताया था हमने क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब वेरिएबल अननाउन का आंसर देना है। तो यहाँ पे ये फैक्टर एक बन गया है x-5, दूसरा फैक्टर बन गया है x+4, ये किसके इक्वल है 0 के। यहाँ पे हम सेंटर में लगाएंगे लाइन, पहला फैक्टर है x-5 उसे भी इक्वल 0 रखेंगे, दूसरा फैक्टर है x+4 इसे भी इक्वल 0 रखेंगे। x यहीं पर, उधर 0 है, -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा, x 0 में 5 ऐड करें 5 ही रहेगा। देखिए वेरिएबल का आंसर आ गया, x 0 +4 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -4, 0 प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस टर्म को, वो टर्म वैसे की वैसी ही रहती है। यहाँ पे 0 + 5 था 5 ही रहा, यहाँ पे 0 - 4 था तो -4 ही रहेगा, ठीक है। ले वेरिएबल का आंसर आ गया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब भी हम सॉल्व करते हैं अननाउन या वेरिएबल का आंसर देते हैं तब हम सोल्यूशन सेट भी राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया -4 5, ये आंसर है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है, हमने सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन ही करना है, ठीक है। ये हमारे पास 3y² ऐसे ही रहेगा इक्वल, ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, y से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा y² माइनस y 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 5y, ठीक है। तो इससे पहले ये देखिए यहाँ पे हमने
ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बात की थी फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए पहले ये हमारे पास इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, लेकिन इक्वालिटी के बाद ज़ीरो नहीं है, मतलब ये उसकी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो पहले वो बना रहे हैं, ठीक है। 3y² इक्वल, इसलिए इसे अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब ये देखें यहाँ पे y², हमारे पास पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे पहला पार्ट जो किया है उसमें वेरिएबल x मौजूद था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है y, तो y के लिहाज से हम इसे सेट करेंगे। तो y² जो है हमारे पास पहले, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो उसका साइन जो है वो प्लस का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3y² इक्वल y², यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 बड़ा है, ठीक है। तो इसे इधर ही रहने देंगे, जो उस साइड वाली सारी चीज़ें उसे इस साइड पे मूव करवाएंगे। 3y² प्लस y² इधर आकर क्या हो जाएगा, -y², -5y इस साइड पे ले आए तो +5y इक्वल 0, ठीक है। देखिए इक्वल इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 तो मतलब उसकी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हमने ये देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो पहले तो देखें यहाँ पे ये y² और ये y², ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, सेम है ना, y², ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएगी। ये 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, वो 3 का ही है, वो प्लस का ही रहेगा। 3 में से 1 गए तो क्या आ जाएगा, 2y², यहाँ पे प्लस अंडरस्टूड है के मौजूद है, +5y इक्वल 0, इक्वल इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ पे देखें ये y², ठीक है, y² है, यहाँ पे ये इक्वेशन किस वेरिएबल में है, y में, तो ये स्केयर वाली, स्केयर के बाद ये लीनियर वाली, लीनियर के बाद क्या टर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है। और जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, स्केयर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तभी तो फैक्टराइजेशन का काम होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो फिर स्केयर वाले को मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करना है तो नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे में कैसे करेंगे सॉल्व। अब आप इन्हीं दोनों टर्म्स में से देखें, क्या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 और 5 किसी भी टेबल में मतलब नहीं आते, दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, 2 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, तो मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अब हम चेक करेंगे वेरिएबल को, यहाँ पे y है, y की पावर क्या है 2, यहाँ पे y की पावर है 1, मतलब दोनों के साथ y तो है लेकिन y कॉमन है, लेकिन क्या y2 कॉमन है या y1, तो ये बड़ा है ये छोटा है, जो छोटी टर्म होती है वो कॉमन होती है, y कॉमन हो जाएगा, 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एक y बाहर जा चुका है तो 2 में से 1 गए तो 1, एक y यहाँ रह गया, प्लस ये y बाहर जा चुका है तो 5 इक्वल 0, तो ये भी एक लिहाज के फैक्टर ही बन गए हैं, ठीक है। y वेरिएबल है, y वेरिएबल है तो मतलब ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर, ये भी एक फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ये x-5 और x+4 ये दोनों फैक्टर थे ना, तो लाइक ये भी हमारे पास फैक्टर ही है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर में लगाएंगे लाइन, ये जो पहला फैक्टर y है वो भी इक्वल 0 के है, और ये जो दूसरा फैक्टर है 2y + 5 इक्वल 0, ठीक है। लास्ट हमने क्या किया था, जब पहले फैक्टर को इक्वल 0 रखा था वहां से वेरिएबल का आंसर निकाला था। अब ये देखें यहाँ पे हमने y इक्वल 0, तो y ही वेरिएबल है, हमारे पास एक आंसर तो आ चुका डायरेक्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2y यही रहेगा, 0 + 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -5, 0 तो खत्म, -5 ऐसे ही रहेगा, y -5, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है y के साथ मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। जिस चीज़ का आंसर हमने निकालना होता है, जिस अननोन वेरिएबल का आंसर निकालना होता है, उसके साथ साइन प्लस का और उसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है, तभी उसका आंसर आता है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास y का आंसर आ चुका है, तो सॉल्व किया है तो सोल्यूशन सेट राइट करेंगे। सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या है, -5/2 एंड 0, दोनों में से जो मर्जी पहले लिख ले, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, 4 - 32x इक्वल 17x²,
ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन ही करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना ज़रूरी है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है कि क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले स्क्वायर टर्म, फिर लीनियर, फिर कांस्टेंट, इक्वल और इक्वल के बाद 0, तभी हम कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसे ऐसा ही बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे पहले स्क्वायर टर्म होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो पहले उसे वो बनाना है, बाद में इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्केयर वाली टर्म होती है, और हम यही कोशिश करते हैं कि जो स्केयर वाली टर्म है उसका साइन जो है वो हमारे पास प्लस का होना चाहिए। यहाँ इस पूरे में देखें, सिर्फ इस तरफ राइट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म मौजूद है, यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल एक्स है। ठीक है, लास्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास वेरिएबल वाई था। यहाँ पे ये देखें, एक्स है, स्क्वायर है, तो साइन प्लस का है, तो बजाय मैं इसको इधर लेके आऊँ, मुझे इसे प्लस का रखना है, तो मैं ये सारी उधर ले जाऊंगी। ठीक है, जब ये सारी उधर लेके जाऊंगी, 17x² पहले से उधर है, -32x उधर जाकर क्या हो गया, +32x। ना सिर्फ मैं उधर वैल्यूज मूव करवा रही हूँ बल्कि साथ साथ अरेंज भी कर रही हूँ। -30, हालांकि पहले +4 उधर ले जाती, -4 हो जाता, फिर -32 ले जाती, वो +32 हो जाता। तो मैंने कहा स्केयर के बाद पहले लीनियर आती है, तो उसको लिख लेते हैं, फिर ये +4, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस मौजूद है, +4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। जब ये सारी टर्म दूसरी तरफ चली गई है, तो इसका मतलब यहाँ रह गया 0। अच्छा, काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये 4 है तो इसका साइन ये है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो वैल्यू होती है उससे पहले जो साइन होता है वो उसका होता है। यहाँ पर 4 है, 4 के साथ कुछ नहीं है, तो इसका साइन यहाँ पे प्लस है। और ये 32 है, 32 से पहले जो साइन है माइनस, वो 32 का साइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास ये बन चुकी है। अब 0 इक्वल ये वैल्यू लिखे, या फिर ये सारी इक्वेशन लिखे, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, एक ही बात है। अब ये देखिए, इक्वल मतलब इक्वेशन, इक्वल के बाद 0, उसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो क्या देखते हैं, क्या ये अरेंज है, ये स्क्वायर, ये लीनियर, ये कांस्टेंट, ओके, ये अरेंज भी है। तो एक बात देखने वाली रह गई है, क्या इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे है 17, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, तो ये तीनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल देख ले, कोई वेरिएबल तो नहीं कॉमन निकलता। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, मतलब एक्स का स्क्वायर, ये एक्स की पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं है, तो मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। अब इसे बाय फैक्टराइजेशन हम सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है और ये कांस्टेंट अब यहाँ मौजूद है, जो कि सेकेंड पार्ट में मौजूद नहीं थी, तो हमने उन्हीं दोनों में से कॉमन लेके काम कर लिया था। अब ये फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये कांस्टेंट टर्म दोनों आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ये प्लस का 17, ये -4, प्लस माइनस माइनस 17 4 जार हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 4 जार हमारे पास क्या हो जाएगा, 68, और एक्स स्क्वायर तो साथ ही रहेगा। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट पार्ट की तरह देख लेते हैं। पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं। ये माइनस है, माइनस कैसे आता है, मल्टीप्लाई करके ये टर्म बनाई है ना, तो माइनस कैसे आता है, एक टर्म प्लस की, एक टर्म माइनस की। तो हमारे पास इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लिया है, तो सेकंड वाली को तोड़ते हैं। सेकंड वाली को तोड़कर, एक को तोड़कर 2 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, उन दोनों के ही ये साइन है। उन दोनों में से कौन सा प्लस होगी, कौन सी माइनस होगी, वो ये सेंटर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी, जिसको हमने तोड़ना है। जिसको तोड़ना है उसके साथ साइन क्या है, प्लस, तो इसका मतलब है ये जो बिग वैल्यू हम बनाएंगे वो प्लस की होगी, और जो स्मॉल होगी वो माइनस की होगी। लेकिन वो दोनों वैल्यूज बिग स्मॉल होगी कौन सी, ये जो 68 है इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, और 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, एंड 17 1 ज़ार 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, कैसे हमारे पास ये इसके पेयर्स बनाए, तो हमारे पास कैसे हमें सॉल्व करके क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 3x नहीं, यहाँ पर क्या था 32x, तो गलती से यहाँ पे 3x लिखा गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32x।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कैसे इसके पेयर्स बनाए जाए। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होके तो 68 ही बनाएंगे, लेकिन हमें वो दो टर्म्स चाहिए जो आपस में 32 भी प्लस माइनस होके बना दे। हमने कहा ना दो टर्म्स होनी है, एक बिग एक स्मॉल, एक प्लस की एक माइनस की, मतलब दो टर्म्स हैं जो आपस में प्लस माइनस होके क्या बना दे, 32 बना दे। ठीक हो गया। तो अगर देखा जाए ये हमारे पास 2 × 2 × 17 बन चुका है। इसमें से 17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 17 2 ज़र क्या हो जाएगा 34। 34 को 2 से करें 68 तो आएगा ही आएगा। 34 में से 2 माइनस करें तो क्या हो जाएगा 32। ठीक है, इस तरह हमें पता चलता है कौन सी दो टर्म्स ली जाती है। अब हमने क्या डिसाइड किया, एक टर्म हमारी बनी 34 की और दूसरी बनी 2। तोड़ किसको रहे हैं, एक्स वाली को, तो यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है ये, उसके साथ क्या है प्लस, छोटी कौन सी है 2, उसके साथ क्या है माइनस। मतलब हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ गई हैं इसको ब्रेक करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे काम करेंगे। अच्छा, ये देखिए उसी को ब्रेक करके +34x - 2x, ये चीज़ अपनी जगह पे और ये भी वैसे इक्वल 0। अब ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 17 है 34 है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। पहले कोफिशिएंट को देख रहे हैं। ठीक है, 17 है 34 है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, वो टेबल है 17। 17 के टेबल में 17 भी आता है और 34 भी आता है। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34। ये तो था कोफिशिएंट कॉमन। अब ये है x² और यहाँ पर है x1, मतलब वेरिएबल दोनों के साथ है और दोनों में से कॉमन क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, और छोटे वाली चीज़ कॉमन ले ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे 17 बाहर जा चुका है, एक x बाहर आ चुका है, तो इसकी जगह x रह गया, प्लस 17 का टेबल पढ़े तो 2 पे जाके 34 आता है और ये वाला x बाहर जा चुका है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे आगे जो भी साइन होगा, माइनस होगा प्लस होगा, वही बाहर लिया जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस बाहर लेंगे। अब माइनस जो है इसका साइन चेंज कर देगा अंदर जाके। ठीक है, माइनस बाहर आ गया है। ठीक है, और ये कोफिशिएंट देखते हैं, ये है 2 ये है 4, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, वो है 2। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब 2 कॉमन है। और इसमें से वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आता क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं है। ठीक है, ये बाहर चला गया। देखिए ये x का साइन क्या था माइनस, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर है, माइनस माइनस इनके साइन को चेंज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस था, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लिखा हुआ है ब्रैकेट के। 2 का टेबल पड़े कहाँ पे जाके 4 आता है 2 पे, इक्वल 0। देखें ब्रैकेट में x + 2 x + 2 सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। और सेम है तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, एक बार राइट कर ले और बाहर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दे। 17x - 2 = 0। देखिए हमारे पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं, सेंटर में लाइन लगेगी, x + 2 = 0, 17x - 2 = 0। x है 0 + 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा -2, और 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 -2 ही रहेगा। ये ले एक आंसर आ गया वेरिएबल का। ठीक है, 17x = 0, -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा +2, तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 प्लस का प्लस ही रहेगा। x = 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये ले x का आंसर आ गया 2/17। देन हम सोल्यूशन सेट राइट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास एक आंसर है 2, दूसरा है 2/17। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है, x² - 11x = 152। ठीक है, तो इससे भी पहले देखें, इक्वल इक्वेशन तो है लेकिन इक्वालिटी में 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो पहले वो बनाएंगे। हमारे पास x² ऐसे रहेगा, -11x भी ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर प्लस मौजूद है, +152 इधर ले आऊँगी तो वो क्या हो जाएगा -152 = 0। ठीक हो गया, इक्वल इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0, तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या ये अरेंज है या नहीं है, तो यहाँ पे पहले देखिए स्क्वायर, फिर है लीनियर, और यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, ये कांस्टेंट है। पूरी इक्वेशन में वेरिएबल x है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आता। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 11 है। ठीक है, और यहाँ पे 152 है। तो यहाँ पे जब कोई कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब है इनमें से कुछ कॉमन है ही नहीं है। 1 1 के ही टेबल में आएगा, किसी और टेबल में तो आ नहीं सकता।
इस तरह 11 और 152 ये किसी और टेबल में आ भी जाएंगे, लेकिन कॉमन तो सब में देखते हैं एक साथ, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, इस तरह वेरिएबल भी कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, स्केयर वाली टर्म को लीनियर टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब स्केयर के साथ 1 ही है। जब हम खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज करते हैं, सेट करते हैं, तब लास्ट में देखते हैं मस्ट है कि स्केयर के साथ प्लस का साइन ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम स्केयर को ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ +1 है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये 152 क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा और एक्स स्केयर साथ आ जाएगा। साइन माइनस है तो ये माइनस हमें बताएगा कि एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है। वो कौन सी वैल्यूज़ है, ये सेकंड वाली टर्म को जब हम तोड़ना है वो वाली, इस टर्म को तोड़ के 2 टर्म्स बना रही है, उसमें से एक टर्म प्लस की है, एक टर्म माइनस की है। कौन सी प्लस की होगी कौन सी माइनस की होगी वो बताएगा इसका साइन। इसके साथ साइन क्या है, माइनस, इसका मतलब जो हमारी बिग टर्म होगी वो माइनस की होगी और जो हमारी स्मॉल टर्म होगी वो प्लस की होगी। तो लास्ट इन क्वेश्चंस में जैसे किया है, ये 152 है, वो टर्म्स डिसाइड करनी है ना, वो कौन सी होंगी। वो ये टर्म को जब तोड़ेंगे 2 बनेगी, वो 2 ऐसी टर्म्स होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई होके 152 बनाएंगी और प्लस माइनस होके हमारे पास क्या बनाएगी, 11 बनाएगी। तो उसके लिए ये जो हमारे पास है 152, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। 2 7 ज़ार 14 और 1 यहाँ पे चला गया 12, तो 2 6 ज़ार 12, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 1 यहाँ से इधर हो गया तो 16, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 और 1 इधर चला गया 2 9 ज़ार 18 एंड 19 किसी और टेबल में आता ही नहीं है। 19 1 ज़ार 19, हमारे पास फैक्टर्स बन गए 2 2 2 19, ठीक है। तो हमने वो टर्म्स लेनी है जिससे हमें क्या मिले कि अब ये सारी आपस में मल्टीप्लाई होके 152 तो बना ही देंगी, लेकिन अब हमने यहाँ से वो चीज़ डिसाइड करनी है जो हमें आपस में सॉल्व होके 11 बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 8 और 19 आपस में मल्टीप्लाई होके तो डेफिनेटली 152 ही बनाएंगे, लेकिन क्या ये आपस में सॉल्व होके 11 बनाते हैं। तो 19 में से 8 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 11 का। हमारे पास एक टर्म बन चुकी है 19 की, दूसरी बन चुकी है 8, ठीक है। और तोड़ किस टर्म को रहे हैं, एक्स वाली को, तो यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स, और हमने साइन डिसाइड किए थे कि जो बिग वैल्यू है वो माइनस की है और जो स्मॉल है वो प्लस की है। तो 19 बिग उसके साथ माइनस और जो स्मॉल है वो 8 है उसके साथ प्लस, ठीक है। तो हमारे पास अब सेंटर वाली टर्म को हम तोड़े हैं तो क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर, सेंटर वाली टर्म की जगह क्या आ जाएगा, -19x प्लस 8x जो हमने अभी डिसाइड किया, -152 अपनी जगह पर ही रहेगा, इक्वल 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास कुछ कॉमन है, देखिए क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 19 है, तो 1 और 19 एक टेबल में तो होते नहीं, 1 1 के टेबल में आएगा, 19 19 के टेबल में आएगा, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं है। वेरिएबल चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर अकेला एक्स है, तो दोनों में एक एक्स कॉमन है छोटे वाला, और यहाँ पर एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स रह गया, माइनस यहाँ से ये एक्स बाहर चला गया तो 19 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ साइन कौन सा, प्लस का, तो प्लस ही आएगा, ठीक है। और प्लस आया है तो ये इसके साइन को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता फिर ही साइन चेंज होता, फिर ही साइन चेंज। नेक्स्ट देखें, ये प्लस हमारे पास है तो इसमें 8 और 152, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये जो मैंने फैक्टर्स बनाए हुए थे 152 के, यही बनाए थे ना, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 8 और 19 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहे थे, 152, ठीक हो गया, 152 हमारे पास बना रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स, अब इसका मतलब है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 152 है, तो दोनों 8 के टेबल में आ जाएंगे, तो इसमें से कॉमन आएगा 8, और वेरिएबल इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो कोई वेरिएबल कॉमन नहीं होगा। 8 इसके साथ बाहर जा चुका है, एक्स रह गया, माइनस अभी आपको बताया 8 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 152, ठीक है। तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, इक्वल 0, ओके हो गया। अब ये देखिए, ये जो ब्रैकेट हमारे पास बनी है, यहाँ पे ब्रैकेट बनी है x माइनस 19, x माइनस 19, ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है, तो इसे एक बार राइट कर लेंगे, और ये जो बाहर वाली टर्म है x और 8, इसको कर देंगे इकट्ठा, x प्लस 8 इक्वल 0, 2 फैक्टर्स बन चुके हैं, सेंटर में लाइन लगाएंगे, x माइनस 19 इक्वल 0, और सेकेंड फैक्टर हमारे पास है x प्लस 8, वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल 0, ठीक हो गया।
एक्स यही रहेगा 0, -19 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +19, 0 कोई फ़र्क नहीं करेगा, +19 ही रहेगा। तो ये एक्स का एक आंसर आ चुका है। एक्स 0 +8 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -8, एक्स और 0 ख़त्म, -8, ऐसे ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स का दूसरा आंसर भी आ चुका है, तो ये हम सोल्यूशन सेट में राइट कर देंगे। चाहे 19 पहले लिख लें, चाहे -8 पहले लिख लें, -8 एंड 19, ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका।